हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपना हिस्ट्री क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 विच इज़ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। सो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है कंटिन्यूएशन ऑफ एक सेकेंड हाँ, द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 4 जिसमें हम लोग ने देखा था अबाउट थिंकर्स, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। तो उसके बाद कैसे अपना कल्चर शेप हुआ, कैसे रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में, उसके बारे में हमें देखना है इस चैप्टर में। ठीक है। सो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक हमें देखने को मिलता है कि जैसे अभी तक हो रहा था कि हमने उस चैप्टर में देखा था, चैप्टर 4 में, कि लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें गॉड के लिए कोई ऐसे कह सकते हो क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। बट 8th से 18th सेंचुरी आते आते हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन कल्चर में, इंडियन रिलीजन जो चल रहा है मेजर, उसमें रेंज ऑफ गॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारे डेटीज आ चुके हैं। लाइक उसके और पहले जाओ ऋग्वैदिक ट्रेडिशन में, तो उसमें भी उतने नहीं थे जितने बाद में आ चुके थे। ठीक है। तो मेजर डेटीज कौन कौन से थे? लाइक शिवा, वैष्णु, विष्णु एंड गॉडेसेस भी बहुत सारी आ गई। तो जो शिवा को फॉलो करते थे उनको कहते थे हम उन सेक्ट को शैविज्म, जो विष्णु वाले थे उनको वैष्णविज्म, एंड जो गॉडेसेस कल्ट था उसको तांत्रिक प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब तमिलनाडु में जहाँ से ये भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट हुए थे, वहाँ पे शैविज्म को फॉलो करने वालों को कहते थे नयनर्स, एंड जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे उनको कहते थे अलवार्स। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखना कि जो वैष्णविज्म और तांत्रिक प्रैक्टिस है, मतलब कि विष्णु जी और गॉडेसेस, इनको बहुत से फॉर्म से प्रैक्टिस किया जाता है। यानी मतलब कैसे रिवर किया जा सकता है। लाइक विष्णु जी के और भी अवतार्स आ गए, उनकी भी पूजा की जाती है देश के अलग अलग कोने में। गॉडेसेस में बहुत सारे नए नए गॉडेसेस हैं, उनकी भी पूजा की जाती है बहुत जगह पे। ओके। सो अब थोड़ा देखते हैं कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही। तो पहला टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। तो था क्या कि जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में अलग अलग जगह पे सबका अलग अलग कल्चर चल रहा है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी शुरू से ही है। और अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग एरिया के वहाँ पे लोकल गॉड्स रहते थे। तो हुआ क्या कि जो भक्ति सेंट्स थे, या फिर कह सकते हो और ब्राह्मणिकल, जो कह सकते हो ब्राह्मणास थे, ब्राह्मणिकल क्लास थी, उन्होंने सारे गॉड्स को इंटीग्रेट कर दिया। जितने भी लोकल गॉड्स थे और जो ट्राइबल गॉड्स थे, उन सबको इंटीग्रेट करके एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर दी, एक कह सकते हो कॉमन बेस प्रोवाइड कर दिया। लाइक देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में अगर बात करें तो हम इस टाइम के दौरान 8th से 18th सेंचुरी में 2 प्रोसेस चल रहे थे। एक था ब्राह्मणिकल आइडियाज़ डिसिमिनेट हो रहे थे, है ना, और इसका हमें एविडेंस देखने को मिलता है पुराने टेक्स्ट से लिखने से। पुराने टेक्स्ट लिखे गए वो कह सकते हो ऋग्वेद के ही कह सकते हो एक तरह से वो थे, कह सकते हो सिंपलर वर्जन थे। बहुत जगह नए पुराण भी लिखे गए थे। तो पुराने टेक्स्ट वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। जो ऋग्वेद थी वो कह सकते हो एक वैदिक संस्कृत होती, उसमें लिखी गई थी, जो कि बहुत मुश्किल होती है पढ़ना, इसीलिए जो एलीट क्लास थी बस वो पढ़ सकती थी। बट पुराने टेक्स्ट लिखे गए थे सिंपल संस्कृत में, प्लस दे वर ऑल्सो अलाउड टू बी रेड बाय शूद्रास एंड वेमेन। ठीक है। जो कि अभी तक इनको अलाउड नहीं था पढ़ना, वो भी इनको अलाउ किया जा रहा है अब। ठीक। दूसरा प्रोसेस था, ब्राह्मणास एक्सेप्ट कर रहे थे अपनी बहुत जगह पे जो उनकी गलतियां थी, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे और उस पर रिवर्क कर रहे थे, है ना। लाइक जितने भी अबव बिलीव्स जो हमने मेंशन किए, शैविज्म, वैष्णविज्म एंड तांत्रिक, इन सबको उन्होंने एक्लेम किया। और एक कंटिन्यूस डायलॉग चलता रहा। मतलब ऐसा होता डायलॉग्स एंड डिबेट्स होती थी, जैसे हमने चैप्टर 4 में देखा था आपको टग्रशाला, कि वहाँ पे डिबेट्स एंड ऑल होता था। तो ऐसे कंटिन्यूस डायलॉग का प्रोसेस चलता रहा। बहुत से नए नए ट्रेडिशंस निकल के आए, बहुत से मेजर ट्रेडिशंस बने उनमें से। सो यही डायलॉग्स के प्रोसेस से जो बहुत सारे ट्रेडिशंस जो अलग अलग जगह फॉलो हो रहे थे, उनको एक इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट रेडफील्ड ने नाम दिया द ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। ओके ना। अब इन सारे ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस जो हर जगह अलग अलग कल्चर चल रहे थे, इनको ब्राह्मणास ने यूनाइट कैसे किया? लाइक फॉर एग्जांपल, ओडिशा में या फिर उड़ीसा में पुरी नाम की जगह है, जहाँ पर पूजा होती थी वहाँ के प्रिंसिपल डेटी की, जो कि टोटली अलग थे अपने जो ब्राह्मणास के डेटी थे, हिंदुइज्म के डेटी थे उनसे, है ना। वो ट्राइबल गॉड थे वहाँ के, बट उनको क्लेम किया गया एज जगन्नाथ बाय 12th सेंचुरी AD, एंड उनको बता दिया गया एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ठीक है। तो ये एक तरह से इंटीग्रेट हो गए अब हिंदू कल्ट में और वैष्णविज्म में आ गए। अब ऑफकोर्स ये
मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बुक में लिखा गया है, और बुक में भी एविडेंसेस के बेस पे लिखा गया है कि जब से हमें ये एविडेंसेस देखने को मिलना शुरू हुए हैं कि जगन्नाथ टर्म मेंशन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि सबके आइडियोलॉजी से मैच करता हो, बट ऐसा ही बुक में लिखा गया है ना। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सी गॉडेसेस, जैसे हमने देखा तांत्रिक प्रैक्टिस में बहुत सारी गॉडेसेस होती थी, उन सारी गॉडेसेस को जो डिफरेंट रीजन्स में कह सकते हो जिनकी पूजा होती थी, उन सबको एसोसिएट कर दिया गया विद वाइफ ऑफ मेल डेटी, है ना। लाइक 2 मेजर गॉडेसेस को आइडेंटिफाई किया गया, एक थी लक्ष्मी एंड एक थी पार्वती। तो लक्ष्मी जी को एसोसिएट किया गया विद एज अ वाइफ ऑफ विष्णु एंड पार्वती जी को वाइफ ऑफ शिवा, और जितनी भी रेस्ट ऑफ द गॉडेसेस थी उनको इन दोनों मेजर गॉडेसेस एसोसिएट कर दिया गया। लाइक पार्वती जी के और भी रूप बता दिए गए, लक्ष्मी जी के और भी रूप बता दिए गए, ठीक है ना। अब इतने सारे हमें देखने को मिल रहे रेंज ऑफ बिलीफ्स एंड कल्चर्स थे, तो उनके बीच में डिफरेंसेस भी रहेंगे, और जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। सो गॉडेसेस वर्शिप करते थे जो लोग अलग अलग पार्ट में सब कंटिनेंट के, उनको तांत्रिक कहा जाता था, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस। एंड दे वर ओपन फॉर ऑल, लाइक मैन वुमेन सब कर सकते थे, एंड दे ऑल्सो इग्नोर्ड कास्ट एंड क्लास, ठीक है। और इसने तांत्रिक प्रैक्टिसेस ने बहुत हद तक शैविज्म और बुद्धिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया इन ईस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न पार्ट्स, मतलब इन इलाकों पे इन्होंने बुद्धिज्म और शैविज्म को भी इफेक्ट किया था। बहुत से मतलब आइडिया जहाँ से लिए गए थे इन दोनों प्रैक्टिसेस में ना। अब यही जितनी भी डाइवर्जन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, शैविज्म की, वैष्णविज्म की, गॉडेसेस प्रैक्टिस, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, इन सब को अगले मिलेनियम में आते आते कॉमन टर्म में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, जो कि था द हिंदू, जो कि आज हम कहते हैं कि हिंदू रिलीजन का है। ओके नाउ क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब था क्या कि इतना ज़्यादा डिफरेंसेस थे, इतना डाइवर्जेंस था। सो वैदिक और पुराने ट्रेडिशंस की जब ग्रोथ हो रही है तो हमें देखने को मिल रहा है कि वैदिक में जो वैदिक ट्रेडिशंस में जो मेजर गॉड्स रहते थे वो थे अग्नि, इंद्र, सोम, है ना, जो कि पुराने ट्रेडिशन में आते आते एक मार्जिनल गॉड्स बन के रह गए, उनकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और वहीं पे जो माइनर गॉड्स रहते थे, विष्णु, शिवा, वो अब बन चुके हैं मेजर गॉड। और बट इन सब के बाद भी वेदास की गॉड्स को रिकग्निशन कम मिल रहा है, बट इन सब के बाद भी वेदास कंटिन्यू टू बी अथॉरिटेटिव, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट्स क्या थे, एक सेकेंड, हाँ एक बार यहाँ पे देख लो, ये सारे डिफरेंसेस थे इनके, ये तो चलो ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या थे, कन्फ्लिक्ट्स ये थे कि वैदिक ट्रेडिशंस के जो फॉलोअर्स थे तो बहुत बार कंडेम करते थे नॉन वैदिक प्रैक्टिसेस को, लाइक तांत्रिक प्रैक्टिस हो गई, उनको कंडेम कर रहे हैं बहुत बार। 1 सेकेंड, अरे हाँ, तो बहुत बार तांत्रिक फॉलोअर्स रहते थे वो वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते थे। और शैविज्म और वैष्णविज्म सेक्ट्स के बीच में कह सकते हो एक तरह से कन्फ्लिक्ट था सुप्रीमेसी को लेके, कि विष्णु सुप्रीमेसी होगी कि शिव सुप्रीमेसी होगी। और टेंशंस विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल, इनकी टेंशंस बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी चलती थी, बिकॉज दे वर कह सकते हो मोर वाइडली पॉपुलर, ज़्यादा प्रचलित थे। तो अब लोग जब इनको अडॉप्ट करेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के लोगों से भी कन्फ्लिक्ट होगा इनका, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स थे इनके। अब था क्या कि इसी पूरे कंटेक्स्ट में प्लेस था अपना भक्ति ट्रेडिशन, है ना, इसमें डिवोशनल वर्शिप की जा रही थी बिफोर। अब एक तरह से ये कह सकते हो कि 1000 ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस की जा रही है, बट करंट फेज में था क्या कि इसके एक्सप्रेशन और डिवोशन के फॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लाइक कह सकते हो तुम जो शैविज्म और वैष्णविज्म की जो प्रैक्टिसेस थी ये 3rd सेंचुरी BCE के अराउंड स्टार्ट हुई थी। हमने देखा शायद चैप्टर 4 के टाइमलाइन में था, 2nd से 3rd सेंचुरी BCE, बट उस टाइम पे भी उतना ज़्यादा उसमें रेंज नहीं थी जितनी अब हो गई, है ना। लाइक रूटीन वर्शिप से लेकर ट्रांस लाइक वर्शिप स्टेट तक बहुत ज़्यादा रेंजेस हैं पूजा करने की, डिवोशन शो करने की, लाइक सिंगिंग एंड चैंटिंग और डिवोशनल कॉम्पोजिशंस एज वेल, है ना, जो पॉपुलर थी वैष्णव और शिवा टेक्स्ट में देखने को मिलती है। नाउ अगला टॉपिक है पोएम्स ऑफ प्रेयर, ठीक है, जो भी हमने बात की। सो जो इवोल्यूशन हुआ है डिवोशनल वर्शिप का, उसमें हमें देखने को मिलता है कि पोएट सेंट्स बहुत बार एक कम्युनिटीज़ बनाते थे। जैसे तो पोएट सेंट हो गया, वो अपनी कोई टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, पोएटिक कंपोजिशंस कर रहा है, तो उसके अराउंड एक कम्युनिटी बन जाती थी लोगों की जो उनके फॉलोअर्स रहते थे, ठीक है। और लेकिन बट ब्राह्मणास अभी भी बहुत जगह पर इंटरमीडिएरी से काम करते थे,
गॉड्स के लिए, गॉड्स और डिवोटीज़ के बीच में, जिसको भी भक्ति ट्रेडिशन के अंदर जो भी आता है, ठीक है। बट अब हुआ क्या कि इंटरमीडिएट तो ज़रूर थे, बट इनको अब वुमेन और लोअर कास्ट को भी अपने उसमें अकोमोडेट करना पड़ा, ठीक है ना। तो भक्ति में हमें रिमार्केबल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। बहुत जगह पे पोएटिक सेंट्स हैं, बहुत जगह पर अभी ब्राह्मणास ही काम कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे भक्ति ट्रेडिशंस का अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, तो भक्ति ट्रेडिशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है सगुण भक्ति एंड एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो है जिसमें गॉड को कह सकते हो हम रिवर कर रहे हैं, जिसके पास मतलब विद एट्रीब्यूट्स, इसके पास उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक विष्णु, शिवा, उनके विष्णु जी के इनकारनेशंस है ना, गॉडेसेस जो देवियाँ रहती थी। तो इन सब को एंथ्रोपोजेनिक या फिर एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स में प्रैक्टिस किया जाता था, पूजा की जाती थी इनकी एक इंसान के फॉर्म में। और एक थी निर्गुण भक्ति, जिसमें गॉड से कोई एट्रीब्यूट्स नहीं रहते थे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म था वो, ना कोई जेंडर, ना कोई कह सकते हो शरीर, हाथ पैर, कुछ नहीं ना। अब थोड़ा देखते हैं अबाउट अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। सो अलवर्स और नयनार जो थे वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे। अलवार्स जो थे वो विष्णु जी के फॉलोअर्स थे एंड नयनार जो थे शिव जी के फॉलोअर थे। और ये अलग अलग जगह पे अपने हिम्स वगैरह कंपोज करते हुए घूमते रहते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, है ना। ये ट्रैवल करते रहते थे एक जगह दूसरी जगह पे अपना कहते तो प्रोपेगेशन करते हुए, ठीक है। दे ट्रैवल्ड एंड आइडेंटिफाइड डिफरेंट श्राइन्स। बहुत जगह पे कोई अच्छी लोकेशन है जहाँ पे कोई अच्छा नेचुरल सीनिक ब्यूटी है या फिर कोई तरह स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही है उनको, वहाँ पे वो अपने डाइटीज़ का अबोर्ड बनवाते थे। वहाँ पे फिर बाद में टेम्पल्स बनने लगी, जो कि बाद में सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने जो सिंगिंग की, कंपोजिशन की, जो वर्शिप की, सेंट्स, और बहुत बार हुआ क्या कि इनकी कंपोजिशन उन्हीं मंदिरों में गाए जाने लगी एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन। और इन सेंट्स की ही वर्शिप होने लगी, उन्हीं जगहों में पूजा होने लगी भगवान के साथ, ठीक। और ये हिम्स क्यों गाते थे? टू प्रेज द गॉड, उनके वर्शिप में गाते थे ना। अब इनका एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स कास्ट? सो बहुत हिस्टोरियंस बताते हैं कि अलवार्स एंड नयनार जो थे वो प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अगेंस्ट द ब्राह्मणास डोमिनेंस, एंड दे ऑल्सो अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। इसका कोरोबोरेशन हमें देखने को मिलता है, इसका हमें जस्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि बहुत से भक्तास जो थे इन नयनास और अल्वा ट्रेडिशंस में, ये सभी कास्ट से और सभी क्लासेस से थे, जो कि जिनमें अनटचेबल वाली क्लास भी आती है ना। बहुत से अनटचेबल्स भी इनके सेक्ट्स के अंदर आते थे, ओके। नाउ अब हाँ, तो जो अलवार्स और नयनार्स के ट्रेडिशंस थे, इनकी इंपॉर्टेंस को क्लेम दिया जाता है एज दे वर इक्वल टू वेदास। फॉर एग्जाम्पल अलवार्स की कंपोजिशन है नलय्यरा देव प्रबंधनम, जिसको तमिल वेद भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विमेन डिवोटीज। अब विमेन डिवोटीज कैसी थी? तो हमें देखने को मिलता है भक्ति ट्रेडिशन में एक स्ट्राइकिंग फीचर जो था प्रेजेंस ऑफ विमेन बहुत ज़्यादा था इसमें, है ना। इसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अंडाल कौन थी? अ विमेन डिवोटी, अ विमेन अलवर डिवोटी बिलव्ड ऑफ विष्णु, खुद को बिलव्ड ऑफ विष्णु बताती थी। एंड उनकी कंपोजिशंस में हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलता है उनके लव का फॉर विष्णु। और एक नयनार सेन थी कराइकल अमैयर, एंड इनके भी बहुत से कंपोजिशंस प्रिजर्व करके रखे गए हैं। और ये एक तरह से इन्होंने कह सकते हो कि एक्सट्रीम एसेटिज्म को अडॉप्ट किया था अपने, कह सकते हो, डिवोशन शो करने के लिए अपना। अब ये जो विमेन डिवोटीज थी वो बहुत बार सोशल ट्रेडिशंस रिनाउंस कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अल्टरनेटिव ऑर्डर ज्वाइन कर रही, ठीक है। उनका एग्जिस्टेंस ही चैलेंज कर रहा था पैट्रियार्कल नॉर्म्स को, ओके। नाउ अगला टॉपिक क्या था? एक सेकेंड। नाउ रिलेशंस विद द स्टेट। अब ये लोग पूरे इंडिया भर में फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो उनका अब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग उनको अडॉप्ट करेंगे, लोग रिवर करेंगे, लोग फॉलो करेंगे, तो स्टेट का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल आएगा उसमें, ठीक है। सो अर्ली फर्स्ट मिलेनियम सीई से क्या होने लगा, जो चीफडम से तमिल रीजन के वहाँ पे, हाँ, हमने देखा था चैप्टर 2 में कि अर्ली फर्स्ट मिलेनियम सीई से तमिल रीजन में चीफडम्स वगैरह बनने लगे थे, चोलास, शेराज, पांड्याज एक्सेट्रा, ठीक है। और सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई में बहुत से स्टेट्स बन गए थे लाइक पल्लवाज एंड पांड्यास। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म अभी तक प्रिवेलेंट था और उनको रॉयल पैट्रोनेज भी मिलती थी, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट था फ्रॉम मर्चेंट एंड आर्टिसंस कम्युनिटीज़, जो कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ होती थी, और इफ इनका सपोर्ट रहेगा तो इनको पैट्रोनेज भी मिलेगी, ठीक है। बट हुआ क्या कि बहुत से, वन सेकेंड, हमें देखने को मिलता है कुछ बहुत से तमिल भक्ति हिम्स में ऑपोजिशन किया गया है
बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, लाइक पर्टिकुलरली कंपोजिशन ऑफ नैनार्स। अब क्यों किया गया होगा इसके पीछे अंदाज़ा लगाया जाता है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज, क्योंकि सबको रॉयल पैट्रोनेज चाहिए कि राजा हमारी बात माने, हमारे अकॉर्डिंग प्रजा को ऑर्डर दे कि इस चीज़ को फॉलो करो, इसको नहीं करो। सो इनका कंपटीशन चलता था फॉर रॉयल पैट्रोनेज। और अभी तक क्या था, 1 सेकेंड, हाँ, इनको पैट्रोनेज मिल भी जाती है फ्रॉम ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन बाय चोलास। चोलास पैट्रोनेज देते हैं नैनार्स को, और बहुत से टेम्पल्स बनवाते हैं विष्णु एंड शिव, लाइक शिव जी के बहुत से टेम्पल्स हैं, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम। एंड इन्हीं के टाइम पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज जो बहुत पॉपुलर है आज के ज़माने में, वो बनाया गया था। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो नैनार्स के विजन थे अपने गॉड को लेकर, शिव को लेकर, वो 1 सेकेंड, हाँ, वो आर्टिस्ट को भी इंस्पायर करते थे कि वो अपनी कुछ कह सकते हो स्टैचूज, स्कल्पचर्स वगैरह प्रोवाइड करें बना के। ठीक है, नाउ नैनार्स एंड अलवर्स को भी रिवर किया जाता था बाय वेल्लाल पीजेंट्स। जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले थे फ्रॉम रिच आर्टिसंस एंड मर्चेंट कम्युनिटीज़, वैसे अलवर्स और नैनार्स को रिवर करते थे वेल्लाल पीजेंट्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पीजेंट क्लास थी। देयरफॉर रूलर अब ट्राई कर रहे थे कि उनका सपोर्ट जीतें, जिससे प्रजा का सपोर्ट मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलता है, चोला रूलर क्लेम करते थे डिवाइन सपोर्ट विद देयर हेल्प, और दे ऑल्सो प्रोक्लेम पावर बाय बिल्डिंग टेम्पल्स, स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर्स रखे जाते थे वहाँ पे। 1 सेकेंड, हाँ, ऑफ द सेंट्स। वहाँ पे सिंगिंग वगैरह इंट्रोड्यूस की गई, तमिल शिवा हिम्स की। इनिशिएटिव्स ले गए टू ऑर्गेनाइज दीज टेक्स्ट, जितने भी नैनार्स के टेक्स्ट थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया। तीन मेन जो नैनार्स थे, अपार, संबंदर एंड सुंदरार, उन सब के उनकी जो कंपोजिशन थी उनको एक टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम दिया गया तेवरम। ठीक है, और एविडेंसेस हमें देखने को मिलता है, जो परंटका वन थे चोला रूलर, वो मेटल इमेज ऑफ अपार, संबंदर एंड सुंदरर, जो सेंट्स थे, इंपॉर्टेंट सेंट्स थे नैनार के, उनको उनका प्रोसेशन निकालते थे फेस्टिवल्स के टाइम पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द वैष्णवा मूवमेंट इन वीराशैवा मूवमेंट इन कर्नाटका। अब कर्नाटका में भी एक तरह का और मूवमेंट चल रहा है। तो 12th सेंचुरी एडी में कर्नाटका में नया मूवमेंट चल रहा है, जो कि एक ब्राह्मण लीड कर रहा है, जिसका नाम है बसवन्ना। ठीक है, तो बसवन्ना वाज अ मिनिस्टर इन कोर्ट रूलर ऑफ कलाचुरी रूलर की कोर्ट में एक मिनिस्टर थे और ब्राह्मण थे। इनको जो फॉलोअर्स हैं, इनको वीराशैवाज, जिसका मतलब होता है द हीरोज ऑफ द शिवा, या फिर लिंगायट्स, वेयरर्स ऑफ लिंगा। ये अपने हाथ में एक तरह का धागा पहनते थे, जिसमें एक लिंगा कह सकते हो शिवलिंग लगा हुआ होता था, इस तरह। ठीक है, तो वेयरर्स ऑफ लिंगा। अब था क्या कि 1 सेकेंड, हाँ, वेयरर्स ऑफ लिंगा। अब ये इंपॉर्टेंट कम्युनिटी आज तक है उस मतलब ये कम्युनिटी आज तक इंपॉर्टेंट उस रीजन में, लाइक वीराशैवा सेक्ट अभी भी कर्नाटका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो शिव जी को वर्शिप करते थे एज अ फॉर्म ऑफ लिंग, है ना। और जितने भी मर्द हुआ करते थे, मतलब मेन हुआ करते थे, वो स्मॉल लिंग पहनते थे, लिंग तरह का एक अपना तावीज़ पहनते थे लेफ्ट शोल्डर। और ये रिवर करते थे जंगमा एंड वैंडरिंग मॉन्क्स, जैसे कह सकते हो रिवर मतलब रिस्पेक्ट किया करते थे उस तरह के लोगों की ना। इनका बिलीव था कि डेथ के बाद जो डिवोटी है, शिव का डिवोटी है, वो शिव से यूनाइट हो जाता है, उसका रिटर्न वापस नहीं होता है। लाइक जो कहते हो क्या बोलते हैं, रीइंकार्नेशन की थ्योरी है, वो उसको नहीं मानते थे। इसीलिए बहुत सेरेमनियली कह सकते हो कि बरी किया करते थे अपने डेड बॉडीज़ को, और फ्यूनररी राइट्स वगैरह नहीं निकाला करते थे, क्योंकि इनको भरोसा नहीं था उस पर, लाइक रिटर्न पे। एंड दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूटिंग क्लासेस, लाइक वही तुम्हारा अनटचेबल्स एंड ऑल, एंड क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ठीक, इनके फॉलोअर्स जनरली आते थे मार्जिनल सेक्शन से मतलब कि यही कास्ट, लोअर कास्ट और पॉल्यूटिंग क्लासेस से, जिनको ये रिजेक्ट करते थे, इनके अगेंस्ट के आइडियाज रिजेक्ट करते थे ये लोग ना। बहुत सी प्रैक्टिसेस जो धर्मशास्त्राज में लिखी हुई थी उसको लिंगायट्स नहीं मानते थे। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इन लोग वो करते थे, इसकी बात करते थे, विडो मैरिज की बात किया करते थे, जो कि धर्मशास्त्रास के रूल्स के अगेंस्ट में थी, है ना। एक तरह से बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे उस टाइम पे, और इसी कारण से उतनी ग्रोथ भी नहीं हो पाई होगी इनकी, क्योंकि सोसाइटी उतनी खुली नहीं थी। ठीक है, तो अब ये वीराशैवा ट्रेडिशन का रिकन्स्ट्रक्शन जो हुआ है पूरा, लाइक इनके बारे में हर चीज़ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इनके ट्रेडिशंस में जो सेइंग्स थी, कॉम्पोजिशंस थे, जिसको कहते हैं वचनाज, उससे जैसे कंपोजर रहते थे मेन एंड वुमेन, जो कि उस ट्रेडिशन के सोसाइटी के सेक्ट के मेंबर्स रहते थे। ठीक है,
ना अब इसी टाइम पे हमें देखने को मिलती है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट, लाइक आइडियाज ऑफ तमिल भक्ताज धीरे धीरे नॉर्थ पहुंचते हैं और सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में इनकॉर्पोरेट होते हैं, और उससे जन्म होते एक नए पुराण का, जिसको हम कहते हैं भागवत पुराण। एंड सेकेंड थिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र, जो 13th सेंचुरी में हो रही है अंडर नामदेव। ठीक है, उसमें जो इनका वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना बता देना, महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट का लीडर कौन था? नामदेव। ठीक है ना, अगला टॉपिक है द न्यू रिलीजियस फर्मेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है कि इसी टाइम पे नॉर्थ, अभी तो हमने साउथ इंडिया का देख लिया, लाइक ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु सलवार नया नर्दन कर्नाटका विरासत में पाया गया, देन महाराष्ट्र वाला पोर्शन अपना कवर हो गया। अब धीरे धीरे हमें जाना है नॉर्थ पे। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या हो रहा है, इसी टाइम पे विष्णु और शिव जी की वर्शिप पूजा हो रही है टेम्पल्स, मंदिरों में, जो कि इनके ही द्वारा सपोर्ट किए गए रूलर्स ने बनवाए। लेकिन इनके कंपोजिशन में हमें, इनके ट्रेडिशंस हमें कोई भी ऐसी कंपोजिशन या फिर देखने को नहीं मिलती जो अलवार्स और नयनार्स से रिसम्बल करती हो, और ये चीज़ हमें देखने को मिला टिल 14th सेंचुरी। अभी डिफरेंस क्यों था, इसके पीछे का रीज़न ये है, 1 सेकेंड, हाँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, लाइक ये वाला रीजन जो हो गया, यहाँ पे डोमिनेंस थी राजपूत स्टेट्स की, और राजपूत स्टेट्स छोटे छोटे हुआ करते थे और बहुत नंबर में थे, और यहाँ पे अभी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे ब्राह्मणास, और वही इंटरमीडियरीज का काम किया करते थे बिटवीन डिवोटीज एंड गॉड। तो बहुत से रिचुअल्स वगैरह किया करते थे, है ना, कह सकते हो सेक्युलर फंक्शंस किया करते थे। तो था क्या कि जितने भी ब्राह्मणास थे, इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस था यहाँ पे कि इनकी डोमिनेंस को चैलेंज वगैरह करने के लिए किसी की डायरेक्टली हिम्मत नहीं थी, जो करते भी थे तो उतना सक्सेसफुल नहीं होते थे, क्योंकि इनको पैट्रोनेज थी स्टेट से, राजपूत स्टेट से। ठीक है ना, इसी टाइम पे अदर रिलीजियस लीडर्स भी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मणास की डोमिनेंस तो है, बट नए नए रिलीजियस लीडर्स नॉर्थ इंडिया में भी निकल के आ रहे हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जिनको हम कहते हैं नाथ, इनका सेक्ट नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ, और ये आर्टिसनल ग्रुप थे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बने क्योंकि धीरे धीरे क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, इनके क्राफ्ट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी, तो इनकी कम्युनिटी स्ट्रांग हो रही थी। सो दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दे प्रीच्ड इन देयर लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड दे डिडंट सपोर्ट, बट लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि राजपूत स्टेट्स में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिलता रूलिंग एलाइट्स का, इसलिए उतने पॉपुलर नहीं हो पाते। ठीक है ना, अब इसी टाइम पे न्यू एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है हमें नॉर्थ इंडिया में, न्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि था कमिंग ऑफ टर्क्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 13th सेंचुरी विच अंडरमाइंड द पावर ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड ब्राह्मणास। ठीक है, और बहुत से हमें अब चेंजेस देखने को मिलेंगे इन कल्चर एंड रिलीजन, एंड इसी टाइम पे धीरे धीरे स्टार्ट होगा द कमिंग अप ऑफ सूफीज। तो अब थोड़ा हिंदू कल्चर से हम शिफ्ट करेंगे टू इस्लामिक कल्चर। ठीक है, नाउ 1 सेकेंड, सो न्यू स्ट्रैंड्स इन फैब्रिक, इस्लामिक ट्रेडिशन अब आ गए। अरे इसको क्या हो गया, हाँ, सो अब नए ट्रेडिशंस आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि अरब मर्चेंट्स का आना इंडिया में ऐसा नहीं कि कुछ नया था, पहली बार आए थे, नहीं, इनका आना फर्स्ट मिलियन सीई से लगा रहता था फॉर वेरियस पर्पसेस, ट्रेड वगैरह के लिए, और बहुत से अरब के लोग यहाँ सेटल भी हुए हैं अपने वेस्ट कोस्ट में, एंड बहुत से वेस्ट कोस्ट के लोग अरब में भी सेटल होते थे। ठीक है, और सेंट्रल एशियन के भी लोग आते रहते थे। बट अब हुआ क्या है कि फर्स्ट मिलियन सीई से सेंट्रल एशियन के लोग हमने देखा था फर्स्ट मिलियन सीई पे, लाइक शाकाज और ये कुशानाज भी आए थे यहाँ रूल करने के लिए। अब बट धीरे धीरे हो क्या रहा है, अब राजपूत रूलर्स की पावर से अंडरमाइन हो रही थी, और इस्लामिक रूलर्स आ रहे थे जो यहाँ पे रूल करेंगे। तो था क्या, 711 AD में पहली बार कोई इस्लामिक रूलर इंडिया पे आ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ रहा है, लाइक मोहम्मद कासिम, जो कि एक अरब था, उसने कनकर किया था सिंध को, एंड लेटर विच बिकेम द पार्ट ऑफ कैलिफ्स डोमेन, जो वहाँ पे खलीफा थे उनके डोमेन का पार्ट बन जाता है सिंध। ठीक है, नाउ इन 13th सेंचुरी, इसको और छोटा कर देते हैं, इन 13th सेंचुरी तर्क्स और अफगान्स आ रहे हैं इंडिया में और दिल्ली सल्तनत बना रहे हैं, और इसी के बाद में हुआ क्या, सल्तनत बनती है, बहुत सी सल्तनत बनती है डेक्कन में। डेक्कन मतलब कि पहले तो ये नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं, बट इसी को फॉलो करते हुए बहुत सी नई नई सल्तनत बनती हैं डेक्कन में। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ अभी हम देखा नहीं, शायद आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, कि यहाँ पे विजयनगर किंगडम है,
और इसके ऊपर बहुत सी सल्तनत बनी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सी सल्तनत दक्कन में बनती है और फिर 16th सेंचुरी में 1526 में मुगल्स आते हैं, बाबर आते हैं, एंड 18th सेंचुरी आते आते बहुत से रीजनल स्टेट्स वापस से इमर्ज करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ले लेती है इंडिया का, ठीक है। नाउ अब जब दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है इन 1206 में स्टैब्लिशमेंट होता है दिल्ली सल्तनत का 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो बहुत से मुस्लिम लीडर्स अब जो थे वो आते हैं, रूल करते हैं और उनको गाइड करते हैं उलेमास, जो कि स्कॉलर्स होते हैं इस्लाम में, ठीक है। दे इंश्योर द रूल अकॉर्डिंग टू शरिया। अब शरिया जैसे हमारे यहाँ अभी तक धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग रूल ब्राह्मणाज इंश्योर कर रहे थे, वैसे उनकी उलेमास शरिया के अकॉर्डिंग रूल हो रहा है कि नहीं उसको इंश्योर करते थे, पैट्रोनेज उनको मिलती थी। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में सब, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि 1 सेकेंड, ये इंडिया है, इस्लामिक रूलर्स आ रहे हैं और इंडिया अभी से नहीं पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता था, तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन थी यहाँ पे और लार्जली जो थे वो हिंदू थे, हिंदू एंड बुद्धिस्ट। तो इतने बड़े लैंड पे इतनी ज़्यादा नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे पहली बार कोई मुसलमान या फिर मुस्लिम रूलर रूल करने वाला था, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और इसके कंसिक्वेंस में क्या हुआ, इन्होंने जिजिया लगाया। जिजिया का मतलब था टैक्स टू गेट प्रोटेक्शन बाय मुस्लिम्स, प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, कि कोई और उनको परेशान न करे, जो कि ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की लगाते थे। और एक तरह से वे भी था कन्वर्जन का, बहुत से लोग बचने के लिए इस टैक्स से कन्वर्ट भी होते थे। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। फिर भी रूलर्स जो थे वो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करते हो, क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ कह सकते हो तुम, इफ़ इन पे हम एट्रॉसिटीज़ करेंगे जो कि नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन है, तो उनका रूल चलने नहीं वाला है वहाँ पे। तो उन्होंने फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, लाइक टैक्स एग्जम्पशन की उन्होंने बहुत जगह, लाइक हिंदूज, जैना, जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इन सब के रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके लिए उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन किया। एंड दे एक्सप्रेस रिस्पेक्ट टू नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एज वेल, ठीक है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक रूलर्स इन इंडिया। अब अगला टॉपिक रहेगा पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। प्रैक्टिस कैसी होती थी, तो इस्लाम के आने से हुआ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है इन रूलिंग एलाइट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटा, लाइक सोशल स्ट्रैटा में इन मर्चेंट्स, वॉरियर्स, आर्टिसंस, पीजेंट्स, इनके में इन सब सोसाइटीज़, इनके सेक्ट्स में, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे होने क्या लगा, कॉम्प्लेक्स ब्लेंड क्रिएट हुआ बिटवीन यूनिवर्सल फेथ, जो कि इस्लाम जो बाहर से आ रहा है, एंड लोकल ट्रेडिशंस। इस्लाम के अंदर बहुत से अब ब्लेंड क्रिएट हो रहे हैं। लाइक था क्या, यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ इस्लाम की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क है, अगर उसकी बात करो तो इसका यूनिवर्सल फीचर ऐसा है कि इसका ओरिएंटेशन रहना चाहिए टुवर्ड्स मक्का। और ये एविडेंट देखने को मिलता है बाय द प्लेसमेंट ऑफ मिहरब, जो कि प्रेयर निश होता है, एंड मिनबार जो कि पुलपिट है ना। अब इनके वैलिड फीचर्स ये हैं, इनमें जो लोकल ट्रेडिशंस आए वो ये हैं, लाइक हमें देखने को मिलती है सम मॉस्क इन केरला जिनमें शिखर जैसे रूफ हैं। शिखरा मतलब कि ये वाला जिस तरह मंदिरों में होता है, इस तरह के रूफ बनाई गई हैं, जो कि लोकल ट्रेडिशन का उसमें ब्लेंड था। एक अतिया मॉस्क इन माइमन सिंह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, वो ब्रिक से बनाई गई है। बट सेम टाइम पे एक शाह हमादन मॉस्क इन श्रीनगर, जो कि बैंक ऑफ झेलम में है, वहाँ पे मॉस्क बनाई गई इन 1395, जो कि कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर पे है। तो इनमें वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं हमें। और इसी मॉस्क को जेवल इन द क्राउन भी कहते थे, ओके नाउ। अब नेम्स फॉर कम्युनिटीज़, अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, बहुत संस्कृत इंस्क्रिप्शंस देखते हैं बिटवीन 8th to 14th सेंचुरी, जिसमें कभी मुस्लिम और मुसलमान नेम यूज़ नहीं किया गया इनके लिए। पीपल वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन, कि कहाँ से वो आए हैं। लाइक जो तुर्किश थे उनको तुरिश्का, तजिकिस्तान वाले तजिका, एंड पर्शिया वाले परिश्का। और समटाइम्स इनके जो टर्म्स थे वो दूसरों के लिए भी यूज होते थे। एक तर्क्स एंड अफगान्स को शाकास कहने लगे, ग्रीक्स को यवनास कहने लगे, और बहुत से जनरल टर्म में माइग्रेंट्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाने लगा, म्लेच्छ। म्लेच्छ मतलब कि जो कि कास्ट सोसाइटी में इंडिया के अभी एसिमिलेटेड नहीं है और ऐसी लैंग्वेजेस और कल्चर को फॉलो करते हैं जो कि नॉन संस्कृतिक, जो संस्कृत से डिराइव नहीं हुआ है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि म्लेच्छ टर्म है वो डेरोगेटरी कनोटेशन के लिए भी यूज़ किया गया है, बट उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं, रेयरली कभी ऐसा हुआ है, ठीक है। और उसमें भी मुस्लिमों को बहुत रेयरली इसने डिनोट किया है म्लेच्छ की तरह, कभी मतलब हिंदूज़ के ट्रेडिशन में उनको अगेंस्ट में बहुत कम खड़ा हुए हैं। नाउ अगला द ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म।
सो अर्ली ईयर्स ऑफ इस्लाम में मटेरियलिज्म की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होने लगी कि धीरे धीरे उनके प्रोटेस्ट के लिए एक नई क्लास खड़ी होती है रिलीजियस माइंडेड पीपल की, जो कि एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म को फॉलो करते हैं, और उनको कहा जाने लगा सूफीज़, जो कि थे अगेंस्ट डॉगमेटिक प्रैक्टिस ऑफ स्कॉलर्स, या फिर कह सकते हो जो शरिया वगैरह में बहुत से डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट थे। तो बहुत से डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ जो स्कॉलस्टिक इंटरप्रिटेशन थी कुरान और सुन्ना की, प्रॉफिट के ट्रेडिशंस जो थे उनके अगेंस्ट थे। वो सैल्वेशन के लिए इंटेंस लव फॉर गॉड और उसके कमांड को फॉलो करने की बात किया करते थे, और वो प्रॉफिट के एग्जाम्पल को फॉलो करने की बात किया करते थे, बिकॉज दे रेफर्ड प्रॉफिट मोहम्मद एज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग। जैसे हिंदुओं में राम जी हैं, वैसे इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद जी थे। नाउ अब इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान को उन्होंने किया बाय ऑन द बेस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं कि जो लिख दिया गया उसको मान ही लेना है ना, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरप्रेट किया। नाउ अरे ओके, सो नेक्स्ट इज द खानकाज एंड सिलसिलास। थोड़ा इसकी बात करते हैं। तो 11वीं सेंचुरी आते आते क्या हुआ, सूफीज़म एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन गया, जिसकी खुद की बॉडी ऑफ लिटरेचर एंड सूफी प्रैक्टिस तैयार हो चुकी थी, है ना। और सूफीज़ खुद को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया करते थे, एक हॉस्पाइस के अराउंड रहते थे, जिस हॉस्पाइस कहते थे खानका, और उसमें कंट्रोल एक तरह से, एक सेकेंड, हाँ, उसका कंट्रोल रहता है टीचिंग मास्टर के हाथ में, जिसको कहते थे शेख अरबिक में, एंड पीर और मुर्शिद इन पर्शियन। सो ही द शेख या फिर ही इनरोल्ड डिसाइपल्स, जिनको बोलते थे मुरीद्स, और फिर अपने टाइम आने के बाद, ख़त्म होने के बाद, अब एक सक्सेसर अपना अपॉइंट किया करते, जिसको बोलते थे खलीफा, ठीक। और इस्टेब्लिश्ड बहुत बार होता क्या था कि स्पिरिचुअल कंडक्ट और इंटरेक्शन के लिए भी ये रूल्स वगैरह बनाया करते थे, ठीक है, बिटवीन इनमेट्स ऑफ लेयर पर्सन्स एंड मास्टर्स। अब हुआ क्या कि जब शेख मरते थे तो इनके टॉम्ब और श्राइन में एक दरगाह बनाई जाती थी, जिसको दरगाह एक पर्शियन वर्ड, इसका मतलब होता है कोर्ट, और फिर वो दरगाह सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाती थी, बिकॉज शेख बहुत ज़्यादा रिवर्ड हुआ करते थे, बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। और फिर धीरे धीरे इन्हीं सेंटर ऑफ डिवोशन जब हैं तो लोग भी वहाँ घूमने आएंगे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पिलग्रिमेज को ज़ियारत कहते हैं, ठीक है। एंड इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे लोग अपने ज़िंदगी के स्पेशल फंक्शंस लाइक डेथ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, उर्स, इन सब में आया करते थे यहाँ पे घूमने, क्योंकि ये मानते थे कि अब एक्सपायर होने के बाद, मतलब कि मरने के बाद ये और भी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं गॉड से, फिर अल्लाह से, ठीक है ना। अब बाय 12th सेंचुरी एडी सूफी सिलसिलास देखने को मिलते हैं हमें, जो कि एक तरह से क्रिस्टलिक, अब एक तरह से कह सकते हो तुम, एक चेन्स हुआ करती थी बिटवीन नहीं, चेन्स हुआ करती थी ऑफ मुरीद्स एंड देयर शेख, ठीक है। चेन सिग्निफाइंग कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर्स एंड डिसाइपल्स, एंड इनके कुछ स्पेशल रिचुअल्स होते थे इनिशिएशन के लिए, लाइक ये पहले ओथ लेते थे स्टार्ट करने से पहले, पैच्ड गारमेंट पहनते थे, अपना हेड जो थे वो शेव कर लेते थे, जिससे हमें लोकल कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है सूफी सिलसिलास के अंदर भी, ठीक है ना। अब खानका के थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट खानका के मतलब बाहर की ज़िंदगी कैसी थी सूफीज़म में ही। एक तो खानका हो गया मास्टर्स की और उनके सिलसिलास की। खानका के बाहर बहुत से मिस्टिक जो थे वो बहुत ज़्यादा रेडिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं सूफीज़म आइडियाज़ की, और वो एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म पे चले जाते हैं, है ना। लाइक दे इग्नोर्ड रिचुअल्स, हुआ क्या था, दे स्कॉन्ड द खानका, टुक मेडिकेंसी, ऑब्जर्व कैलिबेसी। तो एक तरह से दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्थेटिसिज्म को फॉलो करते हैं, एंड दे वर रेफर्ड एज बेशरिया। क्यों? क्योंकि डिफाइंस करते थे शरिया लॉ की, तो इनको बेशरिया कहते थे, और बाशरिया मतलब जो फॉलो करते हैं शरिया लॉ को। अब इन कम्युनिटीज़ के नाम थे कालंदर्स, मदारीज, मलंग्स, हैदरीज एट्सेट्रा। ये कम्युनिटीज़ तो खानका के बाहर दूसरी तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे सूफिज़म को, ठीक है ना। और हम एग्जाम्पल देखें तो चिश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तो एक ग्रुप ऑफ सूफीज़ जो इंडिया आता है 12th सेंचुरी में, मतलब उसमें से एक सूफी ग्रुप था चिश्ती जो थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बने। उन जितने भी ग्रुप्स आए थे इंडिया में सूफिज़म के, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चिश्ती बने, बिकॉज दे अडॉप्टेड लोकल ट्रेडिशन, लोकल फीचर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों को प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो अब उस पर हमें एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया, लाइफ इन चिश्ती खानका, चिश्तियों के जो खानका होते थे उसके एक एग्जाम्पल दिया गया, केस स्टडी दी गई है।
लाइक खानका सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनकी हाउस स्पाइस, उनकी खानका का, जो कि 14th सेंचुरी एडी में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन घियासपुर। ओके, हाँ। तो बहुत बार इसमें हमें देखने को मिला इनके जो खानका थे, इसमें बहुत बार लोग रिफ्यूजी बन के भी आए हैं फॉर द फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन। जब मंगोल इन्वेजन का डर था तो बहुत से लोग यहाँ रहने भी आए थे डर के कारण। अब इनके खानका में बहुत से रूम्स हुआ करते थे। एक बिग हॉल होता, इसको बोलते थे जमात खाना, और बिग हॉल में इनके इनमेट्स और विजिटर्स वगैरह आते थे, वहाँ प्रेयर किया करते थे, और इनकी फैमिली रहती थी शेख्स की, उनके अटेंडेंस, उनके डिसाइपल रहा करते थे। और इसी में एक स्मॉल रूम हुआ करता था, रूफ हॉल, जहाँ पे शेख रहा करते थे, और अब जहाँ जो लोग आते थे उनसे मिलते थे, ठीक है। इनका एक कोर्टयार्ड रहता था जो कि वरांदा सराउंडेड था, एक कॉम्प्लेक्स बाउंड्री वॉल रहती थी, ओपन किचन रहता था, लाइक जैसे लंगर हो गया, जो कि चैरिटी पे चलता था, फतह अनाज चैरिटी, ज़रूरी नहीं कि तुमको चैरिटी देनी ही है, जो लोग अपने मन से अपने डिवोशन दे रहे थे उस पर चलता था, और इसी पे बहुत से लोग आते थे। अब दूसरी चीज़ देखो, फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट नाइट बहुत से लोग डिसाइपलशिप के लिए, है ना, अपने हीलिंग के लिए, अपना कह सकते हो कि इंटरेक्शन विद शेख के लिए आया करते थे इनके खानकाह में, सुबह से लेकर रात तक लेट नाइट विजिटर्स भी हुआ करते थे, ठीक है। और कुछ इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हो तुम विजिटर्स थे उस टाइम पे, लाइक आमिर हसन सिजदी, आमिर खुसराओ, है ना, और कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ गियासुद्दीन बरानी, ठीक। और ये आते थे और तो ये शेख के बारे में लिखा भी करते थे, तो इनकी राइटिंग से हमें बहुत कुछ पता लगता है इन शेख्स के बारे में। नाउ अब इनमें कुछ प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, लाइक बोइंग डाउन, ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, है ना, शेविंग हेड्स, और योगिक एक्सरसाइजेस करना। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया कि लोकल ट्रेडिशंस पे अडॉप्ट करें खुद को, असिमिलेट करें खुद को, ठीक है। अब जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे वो बहुत से अपने सक्सेसर्स वगैरह अपॉइंट किया करते थे, तो वो सक्सेसर्स जाके अलग अलग रीजन पे अपने अलग अलग खानका चलाते थे। उसके रिजल्ट से हुआ क्या कि इनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस वगैरह इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई चिश्तीज़ की कि वेल स्प्रेड बन गए, और इनके श्राइन से पिलग्रिमेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो एक चिश्ती का एग्जाम्पल था ना। थोड़ा चिश्तियों के बारे में और देखते हैं। चिश्ती एंड डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कवाली। ज़ियारत मतलब है पिलग्रिमेज, और कवाली क्या है वो आगे देखते हैं। सो पिलग्रिमेज होता क्या था कि पिलग्रिमेज इज प्रेवेलेंट इन मुस्लिम वर्ल्ड, है ना। लोग सूफी तम्स में जाया करते थे टू सीक स्पिरिचुअल ग्रेस, उसी को ज़ियारत कहते हैं। सो फॉर मोर देन 7 सेंचुरीज़ अपने इंडिया में क्या हुआ, पीपल डिवोशन के फॉर्म में 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की दरगाहों पे जाते हैं टू शो देयर डिवोशन, है ना, उनकी दरगाहों पे, लाइक शेख मोइनुद्दीन सिजदी अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर मोइनुद्दीन सिजदी, दोनों नाम से इनको बुलाया जाता है, एंड ही इज़ मोस्ट रिवर्ड, ठीक है। इनको एक टाइटल दिया गया ऑफ गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ पुअरर, ओके। नाउ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में थे। शेख फरीदुद्दीन गंजे शाकर अजोधन पाकिस्तान में जो कि है अब। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, एंड शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये भी दिल्ली में थे, ठीक है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स हैं जिनके कह सकते हो टॉम्स में फिर दरगाहों में पिलग्रिमेज सबसे ज़्यादा होता है, ओके। नाउ हाँ, एक चीज़ और, निज़ामुद्दीन औलिया को टाइटल दिया गया था सुल्तान अल मशेख, इसका मतलब है कि जितने भी शेख थे उनमें सबसे ऊपर थे, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा। नाउ अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह से 14th सेंचुरी में, और ये सेकेंड, हाँ, जो कि है मोहम्मद बिन तगलक का। मोहम्मद बिन तगलक वाज फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन, क्योंकि ये लोकेटेड था ट्रेड रूट बिटवीन दिल्ली एंड गुजरात में, तो बहुत से विजिटर्स को और भी अट्रैक्ट किया करते थे। और यहाँ पे टॉम में कंस्ट्रक्शन हुआ था लेट 15th सेंचुरी में, जो कि सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अब 16th सेंचुरी से होने क्या लगा, ये श्राइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और इसमें सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देन धीरे धीरे हुआ क्या कि यही सब चीज़ों ने अकबर को इंस्पायर किया, तो अकबर इससे इंस्पायर होकर 14 टाइम्स विजिट करते हैं यहाँ पे, जब भी कभी नई कन्क्वेस्ट करने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट कह सकते हो उनकी विशेष उसको फुलफिलमेंट चाहिए हो, उसके लिए आया करते थे। और यहाँ पे गिफ्ट्स भी लेके आया करते थे, अलग अलग गिफ्ट्स। और इन्होंने एक मॉस्क भी बनवाया था विद इन दरगाह के अंदर एक मॉस्क बनवाया था नमाज़ पढ़ने के लिए। अब ज़ियारत क्या है, धीरे धीरे हमने जब देखा कि जो सिंगिंग और कॉम्पोजिशंस वगैरह यूज़ की जाने लगी इन मॉस्क और खानकाह के अंदर, तो यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स,
जो कि भक्ति ट्रेडिशन के कह सकते हो हमें प्रैक्टिसेस है, वो जब इसमें यूज़ होने लगी बाय ट्रेंड म्यूजिशियन, जिनको कव्वल्स कहते थे, तो उस पूरे इवेंट को या फिर उस पूरे कॉम्पोजिशंस और डांस परफॉर्मेंस को कवाली कहा जाने लगा। ठीक है ना। सूफीज़ सूफी जो थे वो गॉड को रिमेंबर करते बाय रिसाइटिंग देयर नेम्स, जिसको कहते थे जिक्र, एंड विद समा मतलब ऑडिशन, जो कि लोकल लैंग्वेज में होता था ना। 1 सेकेंड, अगला टॉपिक है द ओके क्या हो गया इसको अब, द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अभी कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे जिस सूफीज़ वगैरह, तो दिल्ली में चिश्ती सिलसिला थे वो हिंदवी लैंग्वेज में प्रीच करते थे। लाइक बाबा फरीद के वर्सेस हमें लोकल लैंग्वेज में देखने को मिल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत से लोग लॉन्ग पोएम्स वगैरह में करते थे टीच, उसको हम लोग मसनाविस कहते हैं। एंड बहुत बार हमें देखने को मिला है पोएम्स के फॉर्म में या फिर लॉन्ग स्टोरी के फॉर्म में भी प्रीचिंग की गई है। लाइक प्रेम अख्यन पद्मावत, जो कि लव स्टोरी लिखी गई है, जिसमें रोमांस बताया गया, रोमांटिक एंगल बताया गया बिटवीन महारानी पद्मिनी एंड महाराजा रतन सेन द किंग ऑफ चित्तौर, जिसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है और यही सब चीज़ें रिसाइट की जाती थी समा के दौरान हॉस्पाइसिस में। नाउ टाउन ऑफ बीजापुर कर्नाटका में डिफरेंट जॉनर ऑफ पोएट्री चलती थी शॉर्ट पोएम्स की, जिसको दखनी लैंग्वेज में हुआ करती थी। दखनी मतलब डेक्कनी या फिर दखनी कह लो, जो कि उर्दू की वेरिएंट थी। ठीक है, और ये चिश्ती सूफीज़ यहाँ पे रहते थे जो 17th-18th सेंचुरी में, उनको एट्रीब्यूट की जाती है। ओके, और आज ही वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि तुम जहाँ जाओगे तो लोग या फिर वुमेन हाउस कोर्स करते करते स्पिनिंग या ग्राइंडिंग करते समय ये उनकी कॉम्पोजिशन को गाया करती हैं। और भी बहुत से कॉम्पोजिशन लाइक लूरीनामा, लोरीज, लुराबीज एंड शादीनामा, शादियों के टाइम पे जो वेडिंग सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनका कॉम्पोजिशन भी हुआ। एंड ये सारी चीज़ें इंस्पायर्ड थी प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन से जो वहाँ एग्जिस्ट करते थे। नयनास एंड अलवार्स लाइक कन्नड़ वचनास ऑफ लिंगायट्स, मराठी अभंग्स ऑफ पंढारपुर। ठीक है, देयरफॉर इस्लाम गेन प्लेस इन विलेजेस ऑफ डेक्कन बाय अडॉप्टिंग लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है, ऐसे इस्लाम डेक्कन में ही फैल रहा है ना। सूफीज एंड द स्टेट, अब सूफीज़म को भी, सूफी संत को भी अपना एक पैट्रोनेज चाहिए होगा जिससे उनकी आइडियोलॉजी और ज़्यादा पॉपुलर हो। चिश्ती ट्रेडिशन को हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी फॉलो करते थे और वर्ल्डली पावर थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे, बट उनका भी कोई एब्सोल्यूट आइसोलेशन नहीं था। ठीक है, बहुत बार वो भी ग्रांट्स वगैरह पॉलिटिकल इलाइट से एक्सेप्ट किया करते थे, है ना। सुल्तान्स बहुत बार चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना डोनेशन दिया करते थे, सेटअप किया करते थे, फ्री लैंड दिया करते थे उनको इनाम में ना। चिश्तीज़ जो डोनेशंस मिलती थी उनको कैश और काइंड में, उसका एक्यूमुलेशन नहीं किया करते थे, उसको तुरंत यूज़ करते थे, फुली यूज़ करते थे फॉर इमीडिएट नीड्स। ठीक है ना। अब बहुत बार में इंस्टेंसेस देखने को मिले कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान एंड सूफीज़। ठीक है, टू असर्ट अथॉरिटी कि कौन ज़्यादा ऊपर आएगा, उसके लिए हमें कह सकते हो कि कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओकेजनली सूफी सेंट्स जो होते थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स भी लिया करते थे। लाइक डिसाइपल्स ऑफ निज़ामुद्दीन औले, उन्होंने टाइटल दिया था सुल्तान उल मशरिक, मतलब सुल्तान अमंग द शेख्स। 1 सेकेंड, इससे कीबोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है। ओके हाँ, सो अगला टॉपिक रहेगा न्यू डिवोशनल पाथ्स। अब बहुत बार हुआ क्या, बहुत से नए डिवोशनल पाथ्स भी आना स्टार्ट हुए। अरे हट, हाँ उसके बारे में देख लेते हैं। लाइक सूफिज्म से हट के बहुत से नए नई चीज़ें निकल के, नए नए कल्चर्स निकल के आए। तो बहुत से पोएट सेंट्स लाइक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डायलॉग किया करते थे अपने सोशल सिचुएशंस का, उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिली टाइम के साथ। लाइक एक एग्जांपल हो गया अपने पास कबीर का। सो कबीर जो थे 14th-15th सेंचुरी में हमें बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलते हैं ऑफ पोएट सेंट। ठीक है, हिस्टोरियन का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं बाय हिज कॉम्पोजिशन हेजियोग्राफीज मतलब जो सेंट्स की बायोग्राफीज लिखी जाती है। एंड इनके वर्सेज जो थे वो एट्रीब्यूटेड हैं वेरियस कंपाइलेशंस लाइक द कबीर बिजक जो कि कबीर पंथ ने प्रिजर्व करके रखी है इन वाराणसी, एंड कबीर ग्रंथावली बाय डाडू पंथ इन राजस्थान, एंड बाय आदि ग्रंथ साहिब। और ये बहुत से कहते हैं कि बहुत से जो इनके हिम्स हैं वो बनाए गए आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, बट उसका कोई कह सकते हो कि हमें प्रॉपर सोर्स नहीं पता है, इसीलिए हम यही मान के चलते हैं कि कबीर की ही वो हिम्स वगैरह हैं। सो कबीर पोएम हैड सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। बहुत से स्पेशल लैंग्वेजेस में भी यूज़ की हैं कबीर ने, लाइक संत भाषा। ओके, एंड
बहुत बार उन्होंने उलट बंसी का प्रयोग किया, लाइक अपसाइड डाउन सेइंग्स, जिसमें एक चीज़ की इम्पॉर्टेंट मीनिंग होती है, लाइक लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, फायर रेंजिंग इन द ओशियन। ठीक है, नाउ ही यूज रेंज ऑफ ट्रेडिशंस टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी। इस्लाम से उन्होंने यूज़ किया है अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। वेदांतिक ट्रेडिशन से एज अलख, द अनसीन। एंड योगिक ट्रेडिशन से शब्द, साउंड एंड शून्य, एम्प्टीनेस। इन इस तरह की चीज़ों को उन्होंने अपने कंपोजिशंस में यूज़ किया है टू डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, एंड इट सिग्निफाइज दैट कबीर के पास एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था सॉरी, कबीर से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देखने को मिलता है बहुत से नए लोगों के लिए जो कि क्वेश्चन किया करते थे अभी तक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस को। ठीक, नाउ डाइवर्स एक सेकेंड, हाँ, अब कबीर के बहुत से कंपोजिशन में हमें डाइवर्स और कंफ्लिक्टिंग आइडियाज देखने को मिलते हैं, लाइक ही यूज्ड इस्लाम टू प्रमोट मोनोथिज्म एंड आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, जो कि था अटैक ऑन हिंदुइज्म, हिंदूज पॉलिथिज्म एंड आइडल वर्शिप। और एट द सेम टाइम सूफी के कंसेप्ट ऑफ सूफी जिक्र एंड इश्क, लव को एक्सप्रेस किया उन्होंने विद हिंदू प्रैक्टिसेस लाइक नाम सिमारन। ठीक है, तो कबीर के आइडियाज दे वर क्रिस्टलाइज विद वेरियस डिबेट्स एंड डायलॉग्स। वन सेकेंड, हाँ, डिबेट्स एंड डायलॉग्स। नाउ देयरफॉर हिज लेगेसी जो थी, अब उनके डिबेट्स एंड डायलॉग किए गए बिटवीन सूफीज एंड योगीज अवध वगैरह में, तो बहुत से लोग उनकी लेगेसी क्लेम करते हैं कि ये हमारे लेगेसी पे बिलोंग करते हैं, कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम उनके अगले वंशज हैं। ठीक है, ओके, नाउ हमारे अगले ट्रेडिशन के इम्पॉर्टेंट आदमी हो गए बाबा गुरु नानक। ही वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन नानका साहिब नियर रावी, रिवर रावी, जो कि अब पंजाब में चली जा चुकी है, सॉरी मुस्लिम पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। ही वॉज ट्रेन्ड एज अकाउंटेंट एंड ही स्टडीड पर्शियन। उनकी यंग एज में मैरिज आती है, बट ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं बाय विद सूफीज एंड भक्तास, है ना, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने खुद के फॉलोअर्स की कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर ली एंड सेटअप रूल्स फॉर कॉन्ग्रेगेशंस, मतलब साथ में सब वर्शिप करने के लिए एक रूल्स बना लिए, कलेक्टिव रिसाइटेशन, जिसको संगत कहते थे। एंड ही अपॉइंटेड हिज डिसाइपल अंगद, जो कि वन सेकेंड, हाँ, जो कि अब अगले गुरु बने। अब ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें फिफ्थ परसेप्टर का, फिफ्थ डिसाइपल उनके जो है फिफ्थ गुरु हो गए गुरु अर्जन। एंड उनके उन्होंने बहुत से हिम्स ऑफ गुरु नानक द फोर्थ परसेप्टर, इनके जो पहले वाले गुरु थे, एंड अदर रिलीजियस बिलीफ लाइक बाबा फरीद, रविदास एंड कबीर, इनके कंपाइलेशन को अरेंज किया और बनाया दी आदि ग्रंथ साहिब। और इसी आदि ग्रंथ साहिब में हुआ क्या कि कुछ हिम्स थी, जो जितनी भी हिम्स थी अदर बहुत सी लैंग्वेजेस में अलग अलग स्कॉलर्स की, उनको गुरबानी कहा जाता था। लेट 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो 10th परसेप्टर थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने जितने भी कह सकते हो अपने आप पिछले गुरु जो थे गुरु तेज बहादुर 9th परसेप्टर, उनकी कंपोजिशंस को भी इसमें मिला के इसको बना दिया आदि ग्रंथ साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अब थोड़ा गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर देखें तो ही फाउंडेड द खालसा पंथ, द आर्मी ऑफ प्योर एंड डिफाइंड 5 सिंबल्स, अनकट हेयर, द डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एक कंघा या फिर कॉम एंड स्टील बैंगल, कड़ा। और इन्होंने मिलिट्री कंसोलिडेशन किया फॉर सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। ठीक है, ना बाबा गुरु नानक जो थे रिजेक्ट करते थे प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन्स लाइक सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप्स, ऑस्टेरिटीज ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दोनों को ये रिजेक्ट किया करते थे। इनका मैसेज इतना था कि हाँ, एक तरह से इनका मैसेज जो था इन्होंने स्प्रेड किया था बाय हिम्स एंड टीचिंग्स, जिसको ये शब्द कहते थे, और एक तरह से निर्गुण भक्ति को फॉलो किया करते थे। एंड इनके लिए गॉड था एब्सोल्यूट, जिसको ये कहते थे रब, जिसका कोई जेंडर नहीं और कोई फॉर्म नहीं है, और उसको उससे कनेक्ट करने के लिए हमें उसका नाम सिमारन करना पड़ेगा, उसका नेम रिसाइटेशन करना पड़ेगा, जिसको हिंदूज़ में कहते हैं नाम सिमारन एंड जिक्र कहते हैं सूफीज़ में। एंड एक्सप्रेस्ड आइडियाज़ एज हिम्स, शब्द इन पंजाबी। ठीक है, नानक के जो वो थे कॉम्पोजिशन तो बहुत सी लैंग्वेज और बहुत सी रागाज में थे। ठीक है, और अगली पोएटिक सेंट्स है अपने पास मीराबाई डिवोटी प्रिंसेस। तो मीराबाई जो थी 15th-16th सेंचुरी में बेस्ट नोन विमेन पोएट थी और भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, इनकी बायोग्राफीज से हमें इनका रिकन्स्ट्रक्शन करने को मिलता है, जिसमें बहुत से भजन वगैरह लिखे गए हैं जो कि ट्रांसफ़र किए जाते थे ओरली। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस जो कि ऑफ मेरता एंड मरवाड़।
और इनकी मर्जी के बिना शादी की कर दी जाती है उनसे सिसोदिया क्लैन मेवाड़ में, राजस्थान में. सो ही डिफाइड हर हस्बैंड एंड हिज रोल एंड हर रोल ऑफ एज अ मदर एंड वाइफ. और कृष्णा अवतार ऑफ विष्णु को अपना लवर इन्होंने डिसाइड वो कर लिया, कह सकते हो कि अनाउंस कर दिया. एंड इनके इन लॉज ने इनको मारने की भी कोशिश की पॉइजन देकर, बट ये वहाँ से एस्केप करके निकल जाती हैं और फिर उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी वैंडरिंग सेंट की तरह बिताती हैं. एंड बहुत से कॉम्पोजिशंस और सॉन्ग्स वगैरह, हिम्स वगैरह कंपोज करती हैं, जिसमें हमें इंटेंस लव एक्सप्रेशन ऑफ लव देखने को मिलता है फॉर कृष्ण एंड विष्णु. ठीक है. इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो था फॉर सेंचुरीज, 1 सेकेंड, हाँ अब क्या था कि बहुत, हाँ 1 सेकेंड. सो मीराबाई के बहुत ट्रेडिशंस जो थे, हमें इनके बहुत ट्रेडिशन में इनके बारे में पता लगता है कि इनके जो परसेप्टर थे, जो गुरु थे, वो थे रायदास, जो कि लेदर वर्कर हुआ करते थे, मतलब लोअर कास्ट के थे. तो इससे हमें ये पता लगता है कि शी डिफाइड कास्ट नॉर्म्स. इनका एक चीज़ और भी कैरेक्टरिस्टिक है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स को अट्रैक्ट नहीं किया, बट फिर भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है फॉर सेंचुरीज, फॉर सॉन्ग सन बाय. और इनके बहुत से सॉन्ग्स वगैरह अभी भी गाए जाते हैं बहुत से लोगों द्वारा, स्पेशली इन लोअर कास्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. ठीक है. सो ये पूरा चैप्टर था अपना भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस. अब अगला चैप्टर हमारा रहेगा अबाउट विजयनगर. तो ये पूरा रिलीजियस डेवलपमेंट हो चुका अपना 18th सेंचुरी तक. इसमें हमने हिंदूज के बारे में देख लिया, भक्ति ट्रेडिशंस का, सूफीज़म देख लिया, एंड अदर ट्रेडिशंस जो थे गुरु नानक, कबीर एंड मीराबाई, उनको भी देख लिया. ओके, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में. टिल देन थैंक यू.